नमस्कार हिंदुस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा। जी हां, हाजिर हूं एक बार फिर आपके साथ पास लेकर एक अनसुना सा किस्सा, अनसुनी अनुराधा के हिस्से का। जी हां, जैसा कि आपको पता है मेरी सभी कहानियां जीवंत होती हैं, जो साक्षात होती हैं, जो सही होती है, इस जीवन से जुड़ी होती हैं, समाज से जुड़ी होती हैं। मुझे वही किस्से, वही कहानियां बहुत पसंद हैं और वही मैं आप तक लाती हूं, आपको सुनाती हूं। तो आज भी एक ऐसा किस्सा जिस पर सच्चाई, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। मैं उस समय की बात कर रही हूं जब यहां हमारे ऊपर शासन हुआ करता था अंग्रेजों का, अंग्रेजी हुकूमत का, जब हमारे ऊपर शासन हुआ करता था। उस समय भी चारों ओर अंग्रेजों का शासन था, लेकिन हमने अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज को, अपने संस्कारों को इतना संभाल कर रखा कि उस वहां यूरोपीय हवा जो थी, जो बाहर विदेशी हवा थी, वो हमें नहीं छू पाई। आज का किस्सा है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव का, पंडित जी शास्त्री जी के परिवार का। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, यामू। इस कहानी की नायिका यामू है। हालांकि परिवार में उसके 2 भाई और भी थे। पंडित जी बहुत सुखद जीवन अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहे थे। था तो अंग्रेजी शासन, लेकिन हमारी परंपराएं इतनी मजबूत थी, इतनी सुगढ़ थी कि ये विदेशी हवाएं या विदेशी संस्कार हमारे संस्कारों को नहीं छू पाए। और यही हुआ। पहले पुराने रिवाज हुआ करते थे कि जब लड़कियां 9, 10, 11 साल की हो जाती थी तो उनका विवाह कर दिया जाता था, समय से उनका विवाह कर देते थे। और आने वाले समय में कुछ सालों बाद दोनों परिवार बैठते थे और उनके गौने की तारीख तय करते थे और उस हिसाब से लड़की अपने ससुराल जाया करती थी। यही हुआ यामू के साथ। छोटी सी यामू अभी 11 साल की थी कि पंडित जी ने, शास्त्री जी ने एक अच्छे घर का रिश्ता देखा। सभी बड़ों की सहमति ली, सभी को बिठाया, बात करी और दोनों परिवारों का मिलन हो गया। विवाह एक ऐसा संस्कार होता है जो 2 परिवारों का मिलन होता है। वही पंडित जी ने पूरे रीति रिवाज के साथ, पूरे खुशी उल्लास, हर्ष उल्लास के साथ अपने पूरे परिवार के साथ सम्मिलित होकर आने वाले परिवार का सम्मान किया और अपनी पुत्री की शादी कर दी। छोटी सी यामू, अभी उसे कुछ समझ में नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे नहीं पता था विवाह क्या संस्कार होता है, इसका क्या मतलब होता है। उसके लिए तो बस इतना था कि सब लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, चाची, नानी, काकी, मामी सभी लोग आएंगे और घर में हलवाई बैठेगा, पकवान बनेंगे और खूब सारा मजे से खाना खाएंगे। सारे बच्चे खूब खेल कूद करेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे। उसे नहीं पता था कि उसका विवाह होने जा रहा है। समझ में उसे बताया तो जा रहा था, लेकिन क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि हमारे घर में खूब मिष्ठान, खूब पकवान बनेंगे और हम सारे भाई बहन मिलकर खूब आनंद उठाएंगे। और वही हुआ। जब मंडप में यामू को बिठाया गया तो उसे नहीं पता था पंडित जी क्या करवा रहे हैं। उसे लगा कोई पूजा है छोटी सी, जो कि मैं करके उठ जाऊंगी। उसका चंचल मन सामने रखी मिष्ठान पकवानों में अटका हुआ था। छोटी सी यामू लेकिन अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी परंपराओं को पूरी तरह से निभा रही थी। जैसा जैसा पंडित जी कह रहे थे, जैसा जैसा उसकी माता कहती थी, पिता कहते थे, वैसा वैसा वो करती थी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे कहीं कहीं उसका मन ऐसा करता था कि उठकर जाऊं तुरंत और अपनी सहेली को वो बात बताऊं, ये बात बताऊं कि हम अब ऐसा खेलेंगे, गुड़िया को सजा लो, हम उसकी भी ऐसे शादी करेंगे, जो भी करेंगे। और माता उसे बार बार, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी माँ बार बार समझाती, आंखें नीचे करो, इधर उधर मत देखो। लेकिन छोटी सी यामू थोड़ी देर के लिए डांट का असर होता और फिर उसके बाद उसका चंचल मन इधर उधर डोलने लगता। विवाह संपन्न हुआ, पूरे संस्कार हुए, पूरे मान सम्मान के साथ जो परिवार आया था बारात लेकर, उसे विदा किया गया और बात तय हुई सभी बड़े बुजुर्गों के बीच में। जैसे ही यामू बड़ी होती है, समय के साथ संदेश भेज दिया जाएगा और यामू अपने ससुराल जाएगी। छोटी सी यामू को पता था कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आए हैं, कोई रिश्तेदार हैं, जा रहे हैं। वो भी खिड़की के कोने से सबको देख रही थी अपनी सहेलियों के साथ कि वो लोग वापस जा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। यामू की शादी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, 2-3 माह ही हुए थे कि एक ऐसी खबर जो आम आदमी सुनकर, कोई भी इंसान सुनकर निस्तब्ध हो जाता है। उसका परिवार जैसे सामने होते सब कुछ खत्म हो जाता है कि ऐसी खबर एक आई। यामू के ससुराल से एक संदेशवाहक आया और उसने बताया कि यामू के पति की मृत्यु हो गई है।
अकाल मृत्यु हो गई है। न जाने क्या हुआ, कोई ऐसी बीमारी चली थी जिसके रहते गांव के बहुत से बच्चों की, बहुत से बुजुर्गों की ऐसी हालत हो रही जिसमें कि एक यामू का पति भी था और उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। यामू के परिवार में पूरी तरह से शोक संदेश और शोक लहर दौड़ रही थी, जैसे कोहराम मच गया था। उसकी माता तो ना जाने कितनी बार मूर्छित होकर नीचे गिरी। पिता का भी रो रो कर बुरा हाल था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। बार बार छोटी सी यामू को देखते और गले लगाकर रोने लगते, लेकिन यामू को ये सब नहीं समझ में आ रहा था। उसे लग रहा था पिताजी न जाने क्यों आज इतने परेशान है, माता क्यों परेशान है, हमारे घर में क्यों इतनी भीड़ हो रही है, क्या हो गया। उसे इन बातों का कुछ नहीं पता था। और वो बार बार अपनी गुड़िया को उठाती और उससे बातें करती, तुम ही बताओ, तुम्हें तो कुछ पता होगा, क्या हुआ। कभी बड़ी दीदी के पास जाती, कभी भाई के पास जाती, लेकिन उसे कोई कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। उसे नहीं पता था उसके जीवन में क्या तूफान आया है और ये एक अस्वीकार करने, एक जैसे जीवन की एक ऐसी अवस्था आ गई थी जो अस्वीकरणीय थी, जिसको स्वीकार कोई आराम से नहीं कर पाता। लेकिन यामू के परिवार को और दोनों शोकाकुल परिवार को स्वीकार करना था कि यामू के पति की अब मृत्यु हो गई है। और यही हुआ। बात यहीं तक नहीं थी, आगे भी और परंपराएं थी, आगे भी और रीति रिवाज थे जो उस परिवार को अभी निर्वाह करने थे। यामू के आंगन में आज फिर उसकी चाची, ताई, बड़े बुजुर्ग, गांव के आसपास की महिलाएं इकट्ठी हुई। यामू आज देख रही थी कि आज न जाने और क्या होगा। यामू को अंदर से बुलाया गया। अब उसकी रंग भरी दुनिया से रंग छीन लिए गए थे और एक सफेद रंग उसे थमा दिया गया था कि अब यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारे भगवान है, यही जीवन है, इसी के सहारे तुम्हें रहना है। यामू को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आज उसके साथ क्या होना है। यामू को सभी महिलाओं की निगरानी में बीच में बैठा दिया गया और जैसे कि पुराने रीति रिवाज से परंपरा थी कि जब महिलाएं विधवा हो जाती हैं तो उनके बाल उतार दिए जाते हैं, उनका मुंडन कर दिया जाता है। ये एक संस्कार माना जाता है विधवा महिलाओं के लिए। यह आपने भी बहुत किताबों कहानियों में पढ़ा होगा और देखा भी होगा। और वो फिर पूजा पाठ भजन में इसी में लगी रहती हैं। इसके बाद जीवन में कोई भी किसी तरह का सामाजिक जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, शादी विवाह, ऐसे संस्कारों से उन्हें दूर रखा जाता है। ये पुराने रीति रिवाज थे, ऐसा पहले समझा जाता था। आज भी बहुत से गांवों में, बहुत से देहात में ऐसे हैं। वही सब यामू के साथ हो रहा था और यामू चुपचाप नजर नीचे करके बैठी हुई थी। और यही हुआ, नाई ने उसके धीरे धीरे बाल उतारे और यामू सोच रही थी कि वो पूछना चाहती थी, काकी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो बार बार माँ की तरफ देखती कि, लेकिन माँ बार बार मूर्छित थी, माँ को कुछ होश नहीं था क्या हो रहा है। वो याद कर रही थी वो समय माँ का, जब माँ उसे डांटती थी कि बाल बांध के रखो, अच्छा तेल, पिताजी बाहर से तेल मंगवा रहे हैं, इसे बालों में डालो, लंबे हो जाएंगे तुम्हारे बाल, खूब काले घने सुंदर हो जाएंगे। कभी आंवला का पानी उसके बालों में लगाती थी। कितने देसी इलाज उसके लिए करती थी, बटोर के लाती जड़ी बूटियां, जिससे उनको भी यामू के बालों से बहुत प्यार था कि मेरे यामू के बाल लंबे काले घने सुंदर हों। और आज झटके में माँ के सामने मेरे बालों को मुझसे ऐसे अलग कर दिया गया। यामू भी चुपचाप देखती रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, अब यामू की आंखें नम हुई थी क्योंकि उसे भी अपने बालों से बहुत प्यार था। वो अपने बाल और अपनी गुड़िया के बालों का बहुत ध्यान रखती थी। लेकिन क्योंकि सब जने बैठे हुए थे तो यामू कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सभी की निगरानी में, सभी के साथ, दोनों परिवारों की प्रेजेंस में, ये सारे उपस्थिति में सारे संस्कार हुए और यामू का जीवन सिर्फ एक कमरा, चार दीवारी, उंगलियों पर गिने हुए कुछ ऐसे भोजन के हिस्से जिससे बस उसका पेट भरा रहे, बस वो जिंदा रहे, वो सब दिए जाते थे। और सफेद रंग उसके जीवन का ये एक ऐसा अटूट हिस्सा बन चुका था। लेकिन यामू का मन तो चंचल था। यामू तो तितलियों की तरह बागों में घूमना चाहती थी, उस छोटी सी मछली की तरह पानी में तैरना चाहती थी। यामू तो सहेली थी उन बारिश की बूंदों की।
यामू तो उन कच्ची आमियों का स्वाद लेना चाहती थी। कभी पेड़ पर चढ़ती अमरूद तोड़ती, कभी आमी तोड़ती थी और माँ की डांट खाती थी। लेकिन ये सब यामू की जीवन का एक हिस्सा था। वो जब माँ उसे डांटती थी, समझाती थी कि पेड़ से गिर जाओगी, वो और हंसती हंसती ऊपर चढ़ जाती थी कि देखो मेरी माँ। उसे बहुत अच्छा लगता था कि मेरी माँ मेरी कितनी चिंता करती है, कितनी फिक्र करती है। और यामू की ऐसी अटखेलियां माँ को भी बहुत प्यारी लगती थी। वो ध्यान रखती थी जरा सा भी पैर मेरी यामू का ना फिसल जाए। वो उस पेड़ के पास ही खड़ी रहती थी, इतना प्यार करती थी अपनी यामू को। और आज यामू की ये दुर्दशा देखकर वो बार बार मूर्छित हो रही थी। ये जीवन है, ये जिंदगी है, ये सिर्फ अपने फैसले हम पर थोपती है और इंसान अब सर नीचे कर कर वो फैसले मानता है, हमें मानने पड़ते हैं। वही सब यामू के साथ भी हुआ था। जिंदगी ने अपने फैसले उस पर थोप दिए थे और यामू उस चंगुल में फंस गई थी। कुछ दिन बीत जाते हैं, यामू का चंचल मन फिर एक बार हिलोरे लेता है और उसे अच्छा लगता है जब भैया स्कूल जाते हैं। उसे अच्छा लगता है जब भैया सुबह सुबह फटाफट किताबें अपने बस्ते में रखते हैं। कभी कभी चोरी चोरी वो भैया की किताबें, भैया की कॉपियां, वो भैया की कलम उठाकर देख लेती थी और कोशिश करती थी कि कुछ शब्दों की उसे पहचान हो गई थी कि जो शब्दों से वो जानती है, पहचानती है, वो कहीं आसपास किसी पन्ने पर मिल जाए, लिखे हुए किसी कहानी में मिल जाए। कुछ ऐसे शब्द थे जो उसे याद हो गए थे, जो भैया के मुंह से उसने सुने थे। लेकिन यामू के लिए ये सब तो मना था, मनाई थी कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें बिल्कुल अनुमति नहीं है। तुम सिर्फ भगवान के भजन, पूजा पाठ और घर के संस्कारों में ध्यान लगाओ। और यही सब यामू करती थी। अब यामू बड़ी हो गई थी, उसकी 15-16 साल उम्र हो गई थी। वो ये सब इस जेल भरी जिंदगी से अब ऊब गई थी। रोज रोज वही कमरा, सफेद रंग, वही उबला हुआ गिना चुना भोजन। भले ही उसके घर में दिवाली होली बनती थी, लेकिन वो सिर्फ एक संस्कार के लिए एक फॉर्मेलिटी सी रह गई थी। अब वो पहले की तरह पकवान नहीं बनते थे, वो पहले की तरह खुशियां नहीं होती थी। यामू को रंग छूने की अनुमति नहीं थी। यामू भी परेशान हो गई थी इस जीवन से और उसने एक रात एक फैसला अपने माता पिता को सुना दिया कि मुझे भी भैया की तरह पढ़ना है, मुझे भी स्कूल जाना है। कि माँ की आंखें फटी रह गई कि यामू इतना बोलना कैसे सीख गई। पिता देखते रह गए, स्तब्ध रह गए कि अब अगर हम ऐसा करेंगे तो समाज में हमारी स्थिति क्या होगी, हमारी परिस्थिति क्या होगी। गांव में हमें रहना मुश्किल कर देंगे, गांव वाले हमें रहने नहीं देंगे। लेकिन यामू थी कि अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और उसने भैया की पुरानी किताबें, पुरानी ही कॉपियां, उनके पुराने कलम वगैरह जो भी था वो उठाया और एक विद्यालय में चली गई। कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया कि यामू को ये सब नहीं करना चाहिए, हमारे आने वाली परिवार की पीढ़ियों पर और बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। कुछ लोगों ने सर नीचे भी किया कि जो वो शास्त्री जी कर रहे हैं, पंडित जी कर रहे हैं, उनके ठीक है, कोई बात नहीं, हर तरीके के लोग समाज में होते हैं। यामू सबका विद्रोह भी सहती रही, सबकी बातें सुनती रही, लेकिन उसने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। और यामू स्कूल में गई, उसने शिक्षा प्राप्त की। वो समय था जब यामू ने शिक्षा प्राप्त करी थी। उस समय जब कोई हमारे पास इतनी आसपास कोई लाइब्रेरी, कोई कोचिंग सेंटर, कोई ट्यूशन सेंटर, अच्छे स्कूल कुछ नहीं होते थे। लेकिन उसने, क्योंकि उसे अंदर से चाहत थी, जहां चाह वहां रहा। ये खास बात है इंसानी जिंदगी में, जहां चाह वहां रहा। जहां रास्ता खोजना चाहता है ना इंसान, वहां हर हालत में खोज लेता है। चाहे वो दशरथ मांझी सही, उन्होंने भी पहाड़ खोद कर रास्ता बनाया था, क्योंकि वो नहीं खोद रहे थे, उनकी चाह वो खोद रही थी। तो वही होता है। और यामू ने भी यही किया, क्योंकि वो चाहती थी, उसे विद्या से प्रेम था, उसे किताबों से प्रेम था। और धीरे धीरे जैसे बड़ी हुई, उसने एक निर्णय लिया कि आज जो मेरी हालत है, जो मैंने 4-5 साल एक कमरे में, एक अंधेरी कोठरी में मैंने बिताए हैं, मैं नहीं चाहूंगी कोई और भी लड़की मेरी तरह से जीवन निर्वाह करे। हादसा किसी की भी जीवन में हो सकता है। और यामू ने पूरी कोशिश की, पूरे लगन के साथ अपने आसपास गांव के बच्चों को उनके पढ़ने में मदद करी। अगर कोई इस विद्यालय जाता भी था, उसके बाद उसको नहीं समझ में आता कि उसके मास्टर जी ने उसे क्या पढ़ाया, तो उसको समझाया, उसे पढ़ाया और ज्यादातर गांव के बच्चों की मदद करी उनकी तरक्की में। विद्रोह भी सहा, बातें भी सुनी, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ना कोई, देखिए सूरज बहुत तेज निकलता है, धूप देता है, हमें जलाता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगले पल छांव का भी इंतजाम भगवान ही करते हैं। तो वही हुआ, किसी ने उसको धक्का भी दिया, किसी ने हाथ संभाला भी, किसी ने यामू को संभाला भी। और उस समय में यामू ने अपने गांव में
सिर्फ एक पेड़ के नीचे, एक चौपाल के नीचे न जाने कितने बच्चों को उनकी शिक्षा में मदद करी। ये वो समय था जब अंग्रेजी हुकूमत थी। उस समय में गांवों की क्या स्थिति थी, लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर आपको बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। तो आज अनसुनी अनुराधा के इस किस्से में मुझे दे अनुमति, फिर किसी नए पन्ने के साथ, किसी नए किस्से के साथ दोबारा मिलूंगी आपसे। आप करते रहे काम, सुनते रहे रेडियो हिंदुस्तान। जी हाँ, खास संदेश, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, पानी बचाएं, सबको सिखाएं। धन्यवाद।